भी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी खासतौर से औरंगाबाद की से देखेंगे, अब इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं, तो बहुत से लोग जो प्रस्तावित है या जो ओबीसी सीट लड़ते थे हमेशा, अब वो उनको जो है अपनी सीट हारती नजर आ रही है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, कैसा होगा, आपको अब रेशन जो हमारा था मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे काफी फर्क पैदा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, आदेश को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या इसमें खामियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, क्या होना चाहिए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर आप जानते हैं कि शब्बीर भाई 40 सालों से ओबीसी को लेकर काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस वक्त जितना नाले शब्बीर भाई को ओबीसी के मामले में है, शायद किसी को होगा, क्योंकि आपने सारे जितने भी कानून बने हुए हैं, आपने जो है महाराष्ट्र शासन से 52-53 जो है जीआर निकाले ओबीसी को लेकर, खास मुस्लिम समाज को लेकर। ये भावना थी कि मुसलमानों में ओबीसी आते ही नहीं, कि हम तेली है तो मुस्लिम में तेली आते नहीं, धोबी मुस्लिम में आते नहीं, माली बागवानी है, तो इसकी लड़ाई लंबी लड़ी है, सब आप जानते हैं, आप उसकी गवाह है, आप खुद देख रहे थे शब्बीर भाई को। तो ये हमें लगा कि हमने अर्जेंट मीटिंग बुला ली है। हमें बहुत लोगों के फोन आए कि मौलाना इसके बारे में ओबीसी की भूमिका क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ओबीसी खुद सो रहा है। आज जो लोग ओबीसी के मारे करी है, ओबीसी आरक्षण को खत्म करने वाले हैं, दुर्भाग्य गोष्ट ये है कि ओबीसी उनके सैनिक बने हुए, उनकी फौज बने हुए और उनको सत्ता में पहुंचाने, ताकत पहुंचाते, मतलब एसटी एनटी ओबीसी बहुजन समाज उन लोगों का साथ दे रहा है जो ओबीसी आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आज भी आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ कि आज का मुद्दा है जरूर ये रद्द हुआ उसके ऊपर कहने के लिए, मगर मैं आप लोगों से थोड़ी इजाज़त चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो हमारी घटना बनी है मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूँ। अगर से आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करता हूँ। क्या मेराज भाई इजाज़त है आपकी? ठीक है। देखिए 1950 में जब हमारी घटना रखा गया, रिजर्वेशन में उस वक्त की बात ये थी कि एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो इन लोगों के बारे में डाटा था और मालूम था, उनकी पहचान थी कि भाई ये लोग ये हैं, और उनके लिए रिजर्वेशन 1950 से ही रखा गया था। ओबीसी के बारे में किसी को मालूम नहीं था, उसकी कोई जनगणना नहीं थी, और ओबीसी कौन है, क्या है, नहीं है, इसके लिए राष्ट्रपति के पास में एक उन्होंने 340 जो कलम को प्रस्तुत किया था और उसमें लिखा था कि एक कमीशन बनाया जाए और वो पूरे देश में फिर करके उस कमीशन की रिपोर्ट दाखिल की जाए कि भाई इस मुल्क में ओबीसी कितना रहता है। इसके लिए कालेलकर एक कमीशन बनाया गया, उसने 55 को अपनी रिपोर्ट दी, मगर चूंकि कमीशन ने ही उसको ये बताया कि भाई ये जात के ऊपर बन गया है, इसके लिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। मैं बैकग्राउंड ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पार्टियां हैं आज, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई भी पार्टियां जो इस मुल्क में है, बड़ी दो ही पार्टियां हैं नेशनल लेवल पे जो चल रही है, वो एक कांग्रेस और एक बीजेपी है। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये ऐसा ना करेंगे तो इनको मालूम है कि ये सब अपर कास्ट के लोग हैं। उनको मालूम अगर ये इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, या जिस तरीके से बाबा साहब ने रिजर्वेशन की बात की थी, तो हुकूमत यही लोग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, सारे स्टेट इनके रहेंगे। इसके लिए आज तक हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ इनके साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और सियासत करके ये इनको कोई रिजर्वेशन देना नहीं चाहते। नंबर एक, पहली बार मैं आपको बतलाता हूँ कि जब दस्तूर बना, कॉन्स्टिट्यूशन घटना हमारी बनी जनवरी के अंदर, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट हुआ 2-4-5 महीने ही नहीं हुए थे। बड़ी गौर से सुनने जैसी बात है, और आपको मालूम होना चाहिए कि 4 महीने 6 महीने भी नहीं हुए एक, अब ये बोले अमेंडमेंट अभी नहीं अमेंडमेंट हुआ। ये घटना दस्तूर बनने के 4 महीने 5 महीने 6 महीने के अंदर ही एक अमेंडमेंट हुआ। उनके साथ क्या साजिश हुई उस वक्त? ये हुआ कि मुसलमानों को भी एससी का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर एक अमेंडमेंट करने में जिसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति हमारे तीनों ने मिलकर के एक अमेंडमेंट किया कि ये जो एससी का रिजर्वेशन है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं। कैसा अमेंडमेंट किया जो बिल्कुल लोगों को आज भी पता नहीं है, परेशान है लोग, मालूम नहीं होता है, और उन्होंने अमेंडमेंट ला करके इस तरह पहला अमेंडमेंट, जबकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है,
धर्म के नाम पर रिजर्वेशन दिया नहीं जाता, ये दस्तूर कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अमेंडमेंट क्या हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं को, ये सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा, जिसकी वजह से आज तक मुसलमान परेशान है। चूंकि उस वक्त के हालात सही नहीं थे और हालात सही नहीं होने की वजह से लोगों ने आवाज नहीं उठाई, लोग कट रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि पार्टीशन हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस वक्त लोगों ने ज्यादा आवाज नहीं उठाई। मगर जैसा ही सिख लोगों को ये समझ में आई बात, सिखों ने 1955 में एक आवाज उठाई कि ये हिंदुओं को है, हम हिंदू नहीं है और हमको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, हमारे में ये लोग हैं, हमको मिलना चाहिए। फिर एक अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट करके सिखों को उसमें शामिल किया गया। देखो मुसलमान दूर हो गया उसके अंदर, उसके बाद उनको मिलना शुरू हो गया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर दिया। अब जब धर्म परिवर्तन कर गया तो वो भी हिंदू नहीं रहे, तो उनका भी रिजर्वेशन चला गया। जब उनका रिजर्वेशन चला गया, उनको भी जब मालूम पड़ा, तो फिर उन्होंने एक बड़ा एजिटेशन किया और वीपी सिंह के जमाने में फिर वो उनको रिजर्वेशन, फिर अमेंडमेंट किया गया। ये तीसरा अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट मुसलमानों के लिए उड़ा दिया गया, फिर सिखों को दिया गया, और तीसरा जब आया तो उस वक्त बुद्धों ने, नौ बुद्धों ने बोला नहीं हम हिंदू नहीं है, हमारे को भी इसकी सहूलत मिलना चाहिए, वहां अमेंडमेंट किया है, नौ बुद्धों को मिल। अब रह गए कौन, मुसलमान और सिख। और मुसलमान और सिख उसकी लड़ाई जिस तरीके से लड़ना चाहिए थे नहीं लड़े, उसके लिए आज तक वो वंचित है। और ये इस तरीके का मामला चल रहा है। मैं ये छोटी सी ब्रीफिंग आपको बता रहा था। और उसके बाद में जैसा काका कालेलकर के बाद में छोटी छोटी सी ब्रीफिंग बताऊंगा कि 78 में मंडल आयोग बना और उसने जब पार्टी के सामने रखा, इंदिरा गांधी फिर वापस वजीर आजम बनी और उसने लेने से इनकार किया। हम सब लोगों ने एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाया, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जितने भी एमपी वगैरह थे, उन लोगों ने मिलकर के बनाया, आंदोलन किया और आंदोलन करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की बात की, लड़ते रहे। उस वक्त रामविलास पासवान ने 9 घंटे पार्लियामेंट में बहस की थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 89 के अंदर वीपी सिंह फिर प्राइम मिनिस्टर बने। अब चूंकि बीजेपी का सपोर्ट था, उनको लगता था कि नहीं, तो रामविलास पासवान और शरद यादव बहुत खास तौर से उनके पास गए, राजा साहब देखिए बड़ा अच्छा मौका है ये मंडल आयोग की इम्प्लीमेंट कर दीजिए। उनको समझ में बात आई और उन्होंने इम्प्लीमेंट जैसे ही किया, गवर्नमेंट गिरा दी थी। मैं बता रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि कोई भी लोगों का ये इंटेंशन है ही नहीं कि इन लोगों को, ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कोई भी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहे, वो खेल खेलना चाह रही है इनके साथ, सियासत कर रही है खाली, और नहीं इनको मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा। वो गिर गया। गिरने के बाद में नरसिम्हा राव बन गए। नरसिम्हा राव को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, नरसिम्हा राव ने बहुत बड़ी बदमाशी की, लोगों को मालूम नहीं है, और उन्होंने लोगों को बोले रिट दाखिल करो। लोग सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आज की रिट हुई ना, मैं रिट के बारे में आपको खास तौर से बताऊंगा आज ये क्या हो रहा है। ये रिट दाखिल करे और रिट में दाखिल जाने के बाद में वो लोगों ने 9 जजेस की बेंच ने, जिसमें ज्यादातर सब ब्राह्मण ही थे, उन्होंने इतना बड़ा कुट्टा मार दिया कि जो रिकमेंडेशन था वो तो हमको कुछ भी नहीं क्रिमिनल करना। उसके बाद में मामला चलते रहा। 1992-93 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ और इम्प्लीमेंट के शरद पवार मुख्यमंत्री थे और उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग रखी कि इम्प्लीमेंट कैसा होना चाहिए। उन्होंने हमको बुलाया, मैं भी उसमें मीटिंग में था, सब थे। खैर वो इम्प्लीमेंट हुआ, शुरू हो गया। अब ये खाली आप बैकग्राउंड बता दिया। अब आज का मुद्दा जो है मेन, जो आज हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि भाई आज ये रद्द क्यों हुआ, कैसे रद्द हुआ। ये तो मैंने बैकग्राउंड कि 1992 के अंदर मंडल कमीशन का हो गया, 93-94 में अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया। 94 में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें होने लगी तो उस वक्त की यहाँ की गवर्नमेंट ने, ये आज के बहुत इश्यू है, ये समझने की जरूरत है, बहुत जरूरी समझने की। अभी भी लोगों को नहीं समझ रहा है ये रद्द क्यों हुआ, कैसे हुआ। बड़े बड़े ओबीसी के नेताओं को नहीं समझ रहा है, लीडरों को नहीं, वकीलों को नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है। आज हर कोई आज मेरे कंडक्टर फोन करता है, आंसरी साहब बोलिए ना जरा इसके बारे में कुछ हमको बताइए, उसके बारे में हमको बताइए, उनको बताइए। इस तरीके से मेरे को 24 घंटे चालू इस तरीके से मेरे से राय लेते कि क्या हो रहा है, कैसा करना चाहिए। तो वह क्या कि 1994 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1961 का, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी नहीं बात बोलेगा आपको। ये स्थानिक स्वराज्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 27% का रिजर्वेशन कैसे मिला। 1961 में कायदा बनाया गया था, ये हमारे पंचायत समिति के वगैरह के इलेक्शंस में, और 1994 में इसमें अमेंडमेंट किया गया कि 27% इनको रिजर्वेशन दिया जाए। 27% इनको रिजर्वेशन दिया। कब बोला है? 1994 के बाद 1961 को वो किया गया है।
उसके बाद में ये हुआ कि इनको मिलते गए स्थानिक स्वराज्य में, लोग बेहिसाब फायदा लेने लगे, कारपोरेटर बने, मेयर बने, सरपंच बने, ये बने, वो बने, चलता 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 चला गया। 13 दिसंबर नहीं, इसके बाद में 27 जिलों को एक आदमी का नाम है विकास कृष्णा राव गौली, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की। ये रिजर्वेशन मिल रहा था, चालू था, 27% बेनिफिट ले रहे थे सब, मगर एक विकास कृष्ण राव गौली नाम का एक आदमी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दाखिल की। ये मुद्दा है असल, जो आज हम जिस मुद्दे पे लोग लड़ रहे हैं, कोई भी नहीं बताएगा ये बात, खाली मुद्दम बातें चल रही है, कोई नहीं बताएगा। इसने रीट दाखिल करी और ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भंडारा, गोंदिया, नागपुर, अकोला और वासी, ये 5 जिले में जिला परिषद पंचायत समिति के स्थानिक स्वराज्य के जो इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरीके से कृष्णा मूर्ति बेंच ने एक फैसला दिया था कि रिजर्वेशन 50% से आगे नहीं जाना चाहिए, और इन 5 जिलों में उससे आगे ये चला गया। बहुत मामूली सी बात है, देखिए समझने की जैसी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसको गवर्नमेंट बहुत आसानी से हैंडल कर सकती थी, मगर जानबूझ के नहीं की गवर्नमेंट ने, विकास आघाड़ी ने नहीं की, खास तौर से ये करना चाहिए था। उसने क्या पूछा कि भाई ठीक है, ये इसने रिट दाखिल किया है और आप इस तरीके का एक हमारे को एफिडेविट दीजिए। उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप एम्पिरिकल डाटा हमको दीजिए जनगणना के सामने, ये ज्यादा हो गया है तो भाई क्या है आगे आप क्या करने वाले, कुछ नहीं, सिंपल सी बात थी। और गवर्नमेंट को आसानी से देना चाहिए था कि ठीक है साहब, अगर चीज ज्यादा हो गया है तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास कमीशन है, हमने बनाया है, ये भी डाटा हम आपको दे दे रहे हैं। 15 महीने तक सुप्रीम कोर्ट इनसे बोल रहा है और ये खाली तारीखें बढ़ा के ले रहे हैं। कैसा खेल होता है ओबीसी के साथ में। ये गवर्नमेंट, हम आज भी हम कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट है, 15 महीने से सिर्फ तारीखें बढ़ा के ले रहे थे, ये आज तारीख बढ़ा तो हम आप दे देंगे, आप तारीख बढ़ा। लास्ट में चिढ़ गया कोर्ट, और चिढ़ने के बाद में कोर्ट ने कहा कि ये स्थानिक स्वराज्य के जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो हम सब रद्द कर देते, अब किसको फायदा नहीं मिलेगा, इसमें सब खुला वर्ग आएगा, ओपन कैटेगरी के लोग हैं। ये निर्णय 4 मार्च 1921 को उसने दिया, खतरनाक निर्णय, बहुत ही इन्हें सबके दिल हिला देने वाला, यानी ओबीसी को खत्म ही कर देने वाली बात है। इस तरीके का जो इतना बेनिफिट ले रहे थे वो सब खत्म कर दिया पूरी तरीके से, और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। भी पिटीशन दाखिल करी थी उसके खिलाफ में ये गवर्नमेंट ने, और 15 महीने, मामूली अरसा नहीं था, 15 महीने एक मामूली सा एफिडेविट देने था, एफिडेविट देने में फेल हो गई। अब बीजेपी इस पे खेल खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी कुछ साफ नहीं है। वो तो मोदी पहले से ही चाह रहा था कि रिजर्वेशन खत्म ही होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए। बीजेपी की और आरएसएस की पॉलिसी तो पहले से चाहिए, बहुत पहले से। आज ये गेम बता रहे हैं, विकास आघाड़ी का बिल्कुल ये गेम था, उन्होंने भी करना चाहिए था, नहीं की, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लेकिन नहीं चाहते हैं कि भाई इनको मिलना चाहिए, चलते जाना, कोर्ट में जाना, आगे जाना, पीछे जाना, यूं होना त्यों जाना, और ये हमारे गुलाम बने रहेगा ओबीसी के लोग। ये सत्ता में नहीं आना, क्योंकि इसी जगह सत्ता में आ सकते थे ये एससी एसटी वाले, ओबीसी वाले जो सत्ता में आ रहे थे, इसी बेसिस में सत्ता आ रहे थे। कल एमएलए के इलेक्शन होते थे तो एमएलए में ओबीसी आते थे, कल राज्यसभा के होते थे, कल एमपी के होते थे, तो उसके अंदर भी होते थे। तो ये चाहते ही नहीं ना, 70 साल हो रहे हैं, चाहते तो बहुत पहले हो जाता था, नहीं मिले, इन्होंने नहीं किया। अब बीजेपी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है कि भाई इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, सही बात है, तुमने क्या किया? तुम तो 7 साल से है, तुमने जो घटना में दुरुस्ती की 102 की, वो कैसी थी? उसमें शब्बीर अंसारी भी था, मोदी ने बुलाया था शब्बीर अंसारी को राय लेने के लिए कि कैसा कमीशन बनना चाहिए, क्या जो रद्द किया गया स्टेट्स के पावर्स वगैरह। तो उस वक्त में, अब क्योंकि शब्बीर अंसारी एक मुसलमान है बोलकर के उनकी कहीं काउंट नहीं होता है, गिनती नहीं होती है। शब्बीर अंसारी एक लड़ाई लड़ रहा है, हमारे हिंदू नेताओं की बोलने की वजह से सभी लोग, एक आदमी था शरद पवार जिसने शब्बीर अंसारी को समझा था, और आज भी वो रिस्पेक्ट करता है उससे, नहीं यार ये लड़ाई लड़ने वाला आदमी था,
और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमको समझा, और विलास राव भी थे उधर, मनोहर जोशी सीएम थे, उन्होंने भी समझा था, उस वक्त भी उन्होंने भी किया था। पर आज संभाजी राजे प्रकाश अम्बेडकर को मिलते हैं, मगर जो शब्बीर अंसारी ने 42 साल से लड़ाई लड़ा उनको याद नहीं आता क्योंकि वो मुसलमान है। और दूसरी बात की अफसोस ये भी होता है कि हमारी कौम का भी, कि हमारी कौम को कभी शब्बीर अंसारी समझ में नहीं आए, और लोगों ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की। 98%, 80% मुसलमान, देशमुख बड़े, देशमुख भी ले रहे हैं, खाजी भी ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड्स है, पूरे लोग बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं ले रहे हैं। फिर पिल्लू छोड़ दे के मुसलमानों को 5% देना, 10% लड़ो तुम आपस में, देना ही नहीं है, जैसा मराठों को नहीं देना इनको भी नहीं देना, लटका दो ना, उड़ा दो ना इनको भी। मुसलमान समझ ही नहीं रहा इस बात को, नहीं लड़ता है, नहीं बोलता ही नहीं। शब्बीर अंसारी ने आने जरा बेवकूफ आदमी साथ जाने दो, 5% के लिए सारा मुसलमान खड़े हो जाएगा बिल्कुल लड़ने के लिए, ओहो पूरी ताकत के साथ मोर्चा बना, नहीं 5% मुसलमानों को मिलना ही चाहिए, देना ही चाहिए, वो नहीं मिलने वाले नहीं है, हमको मालूम है, हम पहले से बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये दस्तूर में है ही नहीं है, धर्म और मजहब के नाम पर है नहीं है। ये बातें चल रही थी, हुआ और हो रहा है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो रिपोर्ट आ गई है, ये रिपोर्ट आने के बाद में ये सब मामला ऐसा बढ़ गया, बिगड़ गया कि अरे बाप अब रद्द हो गया। अब इसको हर पॉलिटिकल पार्टी भुलाने की कोशिश कर रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि अब इसको भुलाओ और करो, कैश करो और बेवकूफ बनाओ इनको, और सत्ता में फिर अपन आ जाओ, कल हो जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, अभी इलेक्शन नहीं होंगे। आज ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस का बिल्कुल डंके की चोट से, हुकूमत से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत से भी, ये हम अभी शुरू करने वाले हैं आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से, कि जब तक ये गवर्नमेंट, कुछ बिगड़ा नहीं अभी, कुछ खत्म हुआ नहीं अभी, ये हवा खड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, मिलने वाला है, सिर्फ ये करना है। 1.5 साल हो रहा है ये गवर्नमेंट सो रही है क्या? अभी तक बैकवर्ड कमीशन बनाया नहीं है, लोगों की जो सरकार है अभी तक कमीशन ही नहीं है। कैसा चलती है गवर्नमेंट? कोई ओबीसी वाला उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है, कोई एससी वाला, कोई एसटी वाला, कोई आंदोलन, बड़े बड़े लोग सब सोए हुए इस वक्त हमारे, आप उठ के आएंगे सर, पर 1.5 साल से कमीशन नहीं, क्यों नहीं बोले तुम कमीशन नहीं बना करके? तो हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का इन सारी हुकूमतों से यही है कि जब तक के गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द बैकवर्ड कमीशन बनाना, बैकवर्ड कमीशन के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा है, एम्पिरिकल डाटा, वो डाटा देना, और सुप्रीम कोर्ट से जब तक ऑर्डर नहीं आते, जब तक महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन नहीं लेना, और अगर ये लेने की कोशिश करेंगी गवर्नमेंट, तो ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन सारे संगठनों को एक साथ लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर लेंगी और ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। क्यों कि अगर ये इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें ओबीसी का एक भी आदमी नजर नहीं आने वाला। अभी औरंगाबाद के इलेक्शन होने वाले, अब डिक्लेयर हो गया इलेक्शन, ओबीसी का एक भी आदमी उसके अंदर नहीं है, यानी हमारा सब पूरा मामला चला जाएगा। तो अब हमारा कहना यह है, ये बात कोई भी नहीं कहने वाले, मगर हम कह रहे हैं, प्रेस से खास तौर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट से यही है कि इलेक्शन नहीं होना, अगर ये इलेक्शन होगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाले हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप जल्दी से जल्दी ये कमीशन बनाओ और वो रिकमेंडेशंस लो, और रिकमेंडेशन लेके एक एफिडेविट गवर्नमेंट को दो कि हम दे रहे हैं, कोर्ट तुम्हारे को ऑर्डर देने के लिए तैयार है, और उसके बाद हमारा ओबीसी का फायदा होने वाला है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही था कि आने वाले दिनों में स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन बिल्कुल नहीं लेना, और जब तक के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है, जब तक नहीं ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी इसके बारे में एक बड़ा आंदोलन चलेगा। ये देखिए 1931 से ये जनगणना की लड़ाई चल रही है। 1931 में पहली बार अंग्रेजों के जमाने में जनगणना हुई थी। आजादी के बाद में ये लड़ाई चलते रही कि जनगणना होना चाहिए। आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया, बहुत बेहतरीन सवाल है कि जनगणना ही नहीं है, गिनती नहीं है तो कैसा देंगे? बिल्कुल बहुत सही सवाल है। जब 9 बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया
जब जनगणना थी क्या, फिर 27% मिला कैसा रिजर्वेशन? ये 27% का फायदा कैसा ले रहे जब जनगणना ही नहीं हुई 1931 से आज तक? ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डाटा है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास डाटा है। 11 में मुंडे साहब ने हमने जो लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने पार्लियामेंट को, मैंने बुक लाया वो भी बताता हूँ, घेराव किया था। गवर्नमेंट ने जनगणना की मगर डिक्लेयर नहीं की, लड्डू पेड़े बढ़ गए, सब हो गया। जनगणना जानबूझ करके डिक्लेयर नहीं की। मुंडे साहब ने लालू प्रसाद यादव को और रामविलास पासवान को, शरद यादव को, सारे अपोजिशन को लेकर के पार्लियामेंट का घेराव किया था। सोनिया गांधी ने प्रॉमिस की, एक बार नहीं 3 बार 4 बार घेराव हुआ। 2013 में भी मैं आज आपको लेटेस्ट न्यूज देता हूं कि भाई जनगणना होना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसमें और एक मैं बात बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारे IIT में और जगह बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जनगणना नहीं तो कैसे सुप्रीम को दिया जाएगा? जब आपका सवाल है बहुत सही है मगर इसका जवाब कोई भी आपको मुकम्मल तरीके से नहीं देगा। अब ये 27% हमको रिजर्वेशन मिल रहा था बगैर जनगणना, और ये कोर्ट भी क्या कह रहा था इनको कि भाई ठीक है ये 5 जिले में ज्यादा हो गए ना 50 से, ठीक है आप इसको दुरुस्त कर लो, उसका जजमेंट पढ़ो, उसको दुरुस्त कर लो और एक एफिडेविट दे दो कि ये बैकवर्ड कमीशन बना है और एम्पिरिकल डाटा दे सकते हैं, ये हमारा बैकवर्ड कमीशन दे सकता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये आज 27% हमको मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, उसको कोई उन्होंने बोला ये अगर दे देते तो ये होता नहीं, और आज ये अगर दे देंगे तो सुप्रीम कोर्ट वापस से बोलेगा कि हाँ ठीक है आपने हमको दे दिया है और ये रेजोल्यूशन। सर मेरे से ज़्यादा आपको कोर्ट मालूम है। जी जी कोर्ट अभी एक केस चल रहा करके इसका कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करे तो कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि तुम लोगों की तरफ से है क्या कंपनी की तरफ से? एक TM के फंड के वेंटिलेटर का मामला है तो एक तरफ कोर्ट ये कह रहा है कि यकीनन बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की है। क्या कह रहा है कोर्ट? ये लोग दोषी है, और एक तरफ भी पड़ा कि नहीं बिल्कुल उसको दे देना चाहिए। अब देखिए क्या है कि सब चीजों को हमको देखना चाहिए कि कोर्ट खुद कोर्ट बोल रहा है इंडिया गिराए जजमेंट में है, और फिर भी उसके खिलाफ स्टेट को दे रहा है। हमको आज भी कोर्ट पे बहुत भरोसा है। रिजर्वेशंस के बारे में तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो दिया है, वर्मा साहब ने जो दिया है, ये 27%, अब ये तो महाराष्ट्र का ही है, बाकी तो सब जगह स्टेट में तो नहीं, सब जगह मिल रहा है, मिलेगा। उन्होंने सब जगह बैन नहीं किया, खाली महाराष्ट्र के लिए किया है, तो कोर्ट कंसिडर करना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ी आबादी 52, 54, 60% की आबादी ओबीसी की है। ये आंदोलन खड़ा हो गया तो इतना आसान काम नहीं है, और कोर्ट कहां और किसके इशारे पे चला आप हम सब अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी जो बातें हो रही है जी 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 जिस जैसा हो रहा है, तो ये जो कुछ भी है, मगर हमको आज भी कोर्ट के ऊपर उतना भरोसा है कि ये गवर्नमेंट आज भी अगर ये 15 महीने की जो मैं बात बता रहा हूँ, अगर किसको हो जाता तो ये बात ही नहीं होती थी ना, नहीं होती नहीं थी। उन्हें बहुत वेट किया, 15 महीने इंतजार किया। 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट के स्थानिक स्वराज्य सेल्फ लोकल गवर्नमेंट में जो 27% रिजर्वेशन था उसको रद्द कर दिया। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये फैसला किया कि हुकूमत को जल्द से जल्द बैकवर्ड कमीशन बनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे डाटा मांगा है उसको फौरन दे देना चाहिए। जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि महाराष्ट्र में सेल्फ लोकल गवर्नमेंट स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट
होश में आए और सुप्रीम कोर्ट में वापस अपना एफिडेविट दे, ताकि जो मंडल कमीशन की सिफारिशात पर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में ओबीसी को फ़ायदा मिलता था वो हमेशा मिलता रहे। हमने हमेशा ये देखा है कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या चाहे बीजेपी की, अभी दो ही पार्टियां ऐसी रही जो नेशनल लेवल पर चल रही है, इन लोगों का हमेशा ये रहा है कि ओबीसी को कोई फ़ायदा ना मिले और ये इनसे सियासत करते रहे। ये दोनों पार्टियों ने अब सियासत ख़त्म करना और ओबीसी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसको ख़त्म करना, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में ओबीसी इनको बता देगी कि आने वाला हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो ओबीसी का ही होगा। को साथ लेकर के रिजर्वेशन की एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जिसमें ख़ास तौर से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने में इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ा रोल अदा किया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में मुसलमानों को ना ही के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बल्कि नौकरियों में, आला तालीम में, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो और जो भी जो शोबा हो उसमें बेनिफिट मिल रहा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ती है, जिसका आज ये बेनिफिट मिल रहा है और इसी की लड़ाई और आगे हम लड़ना चाह रहे हैं। ओबीसी के हुकूक के मामले में या उनकी सियासत में हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के मामले में महाराष्ट्र की सियासी पार्टियां कितनी संजीदा हैं? देखिए, ओबीसी के बारे में बहुत अच्छा अजहर भाई आपने सवाल किया है कि कोई भी सियासी पार्टी नहीं चाहती है कि ओबीसी के लोग इख्तिदार में आए। उनको डर लगा रहता है कि अगरचे ये हमारा इख्तिदार इनके हाथ में चला जाए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए इख्तिदार अपर कास्ट के लोगों के हाथ में नहीं, ओबीसी के हाथ में।